किया है यह तो हमने था, और जो आपने किया उसे दिक्कत नहीं। अरे भैया, हमने अपना काम भी कहा था, कुछ भी तो नहीं किया था, ना कि आपकी बीवी को छेड़ा, ना कि बच्चे को मारा, पर आप ही तो थे जिन्होंने अदालत में जाकर गीता में हाथ रखकर गवाही दी थी कि जो कहूंगा सच, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। तो जो गलती आपने की है इसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। आपकी वजह से हम जेल गए, जेल एक एक दिन हमने कैसे गुजारे हम जानते हैं। छोटू, ले जाओ इसे, खत्म कर दो, ताकि दुनिया वालों को ये हम गवार जरूर हैं पर गुनहगार नहीं। आप लोग को जब क्या लगता है कि हम यहाँ अपना बुरा दफनाने हैं? नहीं बेटा, नहीं। ये वो धरती है जहाँ से गंगा मैया बहती है, और यहाँ लोग पाप करने नहीं, अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, और ये जो हो रहा है ना, ये आपके पापों का सजा है। मेरे बापू को तो छीन लिया इन बातों के खिलाड़ियों ने। आज हम किसान इस बाजार के नंगे नाच में बस गए हैं। अरे क्या चिड़िया उड़ाते हैं, चिड़िया फिर भी अपना घोंसला बना लेती है, अपना ढूंढ लेती है। हम किसान प्रकृति को भी चाहिए और नेताओं के वादों को भी। अरे पूरी दुनिया को अनाज हम किसान खिलाए, वाला ही परिवार भूखा बना जाए। आखिर कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक हम किसान ही आत्महत्या करते रहेंगे? आखिर कब तक? उम्मीद आप लोगों को धोखा दे रही है। अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगाना ये आप लोगों की पहली गलती, और हिंदुस्तान को एक मामूली मुल्क समझना ये आप लोगों की दूसरी गलती। खामोश होने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से आगाह कर देना चाहता हूं, आप लोग अपने हाथों से अपनी सलामती का दरवाजा बंद कर रहे हैं। वक्त की आंखें बदल चुकी है। हिंदुस्तान से जंग करना जंग नहीं, खुदकुशी, खुदकुशी। आप लोग अभी से जो करना है वो करो। देखिए डॉक्टर वर्मा, आप समझने की कोशिश करिए। तो क्या है कि सीट पर बैठकर हमारी भी बहुत सी मजबूरियां हैं। डॉक्टर वर्मा, हम नियमों से बंधे हुए हैं, आप इन्हें भी समझने की कोशिश करिए। यू नो, दवाओं की खरीद का जो भी टोटल बजट होता है उसका 1.5% ही लोकल परचेज के लिए अलाउड होता है। और डॉक्टर वर्मा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल अब तक 20% ऑफ टोटल बजट लोकल परचेज पे खर्च किया जा चुका है। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं कि क्या मैं करने जा रहा हूं। आप लोग शायद सोचते हैं कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, जैसे कि इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। और अनिश्चित होने का कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता है। हालांकि जरूरी नहीं कि जो बताया जाए वास्तविक कारण नहीं हो। और जब मैं अपने संबंध में निश्चित नहीं हूं तो किसी और चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता? मैं वास्तव में कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना। जी मैं इंस्पेक्टर राठौर, इस केस का इंचार्ज। देखिए सुनील जी, हो सकता है आपकी बेटी की मौत ये महज एक हादसा हो, लेकिन कानूनन इसकी तहकीकात हमें करनी होगी। हर उस लड़की के लिए जिसकी मौत शादी के 6 महीने उसके अंदर हो जाती है,
मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, अभी आप कुछ कहने की हालत में नहीं है। मुझे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपसे। बेगम हजरत है, आप क्या समझती हैं हम अंग्रेजों से खौफजदा होकर लड़ना छोड़ रहे हैं? खुदा की कसम, शुजाउद्दौला का कोई भी फर्जंद आज तक मौत से नहीं डरा, लेकिन हम जंग करके अपनी बेगुनाह रियाया का खून नहीं बहाना चाहते। आप ही बताइए, क्या कभी अपनी रियाया के साथ कोई कोताही की? क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने अपनी रियाया के सुख दुख का ख्याल न रखा? अंग्रेज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम दिन रात नाच और रंग में पड़े रहते हैं। हम राजा इंद्र बनते हैं, हम कृष्ण बनते हैं। हाँ, हम राजा इंद्र बनते हैं, हम कृष्ण का किरदार भी अदा करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हम महज मुसलमानों के नहीं, हिंदुओं के भी बादशाह हैं। आओ इंस्पेक्टर, आओ। देखा इंस्पेक्टर, मेरी लाल मना करने के बावजूद मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानी। पता है इंस्पेक्टर, आजकल के बच्चे अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। बस उनको यही लगता है कि माँ बाप तो बस ऐसे ही है, सुनते नहीं है। आजकल के बच्चों की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ गई। आज तुम्हारी वजह से तीसरा रिश्ता हाथ से निकल गया है। न जाने कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से इसलिए निकले जा रहे हैं कि तुम्हें दहेज चाहिए। अरे क्या कमी है हमारे घर में, फिर ये लालच क्यों? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, एक बेटा तो तुम खो ही चुकी हो, दूसरे से भी हाथ धो बैठोगी। मैं अपना बहन तुमको बेचना चाहते हैं। तुम लेगा अनु, तुम्हारे लिए 5,000 में देगा। मेरा फैमिली बहुत दूर रहता है, मेरे को सारा बैंड बेच के इधर से वापस जाना है, ताकि अपना आराम से बचा हुआ जिंदगी मैं अपना बीवी और बच्चों के साथ काटूं। नैनीताल एक पराया अजनबी सा शहर, कब मेरे लिए अपना सा हो गया, कब मेरे सपनों का शहर हो गया, याद नहीं। हाँ, शायद महीना जुलाई का था जब मैं पहली बार हल्द्वानी से रोडवेज की बस लेकर लेक ब्रिज पर उतरा, तो मेरे सामने एक नया ही संसार सा था। 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे से मैं यहाँ बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। उस वक्त नैनीताल कुछ और ही था। दिखाया था हम पर, कहते हैं ले जाके कचरे के डब्बे में फेंक दो इसे। क्यों लड़े आजादी की जंग के लिए? क्यों? बोलिए, क्या हासिल हुआ आपको? जिस गांधी की तस्वीर को लगा रखा है वो उसे नहीं पहचानते तो आप क्या हैं? यहाँ एक आदमी मर रहा है और वो टेलीफोन पर गप्पे मार रहा है और साथ में इसका कमीना कहता है 1000 रुपए दो तो जगह मिलेगी। घूमने आया हम, जग मारने आए हम लोग। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग, जानवर समझते इंसान को। कसाई खाना बना के एक्शन। ये हमारा कॉलेज है, हमें सोच समझ के अपना मत देना होगा। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सच हैं और जीत हमारी होगी। आप सबको ये पता है। हम यहाँ पे आ जाए हैं तो बस आपकी जरूरत है। अब निर्णय आपको करना है, हमें नहीं। धन्यवाद। काहे हो भैया? काहे को आगे तुम यहाँ अपनी बैंड बजवाने हैं? अब देखो ना, तुम हमारे दोस्त हो नहीं, लेकिन फिर भी एक एडवाइस देते हैं, फोकट में। वो जो वहां दिखाई दे रहा है ना, हाँ वही बाहुबली पिकनिक, सब कुछ वही है यहाँ के। उन्होंने जो भी आपसे कहा है ना, उसे बाबा रामदेव की प्रवचन की तरफ पालन करिए, नहीं तो जो आपके शरीर में 206 हड्डियां है ना, वो सब देंगे और गिनेंगे एक भी नहीं। समझे? लगता नहीं समझ में आया। संस्कृत में समझाते हैं, शीघ्रम फुटियामी अपितु तस्लीफम वाणियामी। बस ऐसे भाई साहब थोड़ा उर्दू मिक्स हो गया। चलिए जाइए यहाँ से। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का। इसकी प्रतिज्ञा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी।
आज जब मैंने देखा दुर्योधन को निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू लिए, मैंने मरोड़ दिया अपने उस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। अब किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध? पिता की निर्मम हत्या का वन में। परोक्ष की परिभाषाएं एवं प्रत्यक्ष प्रदर्शन भिन्न भिन्न आकार ग्रहण करते हैं। काल्पनिक कामनाएं सहज व सरल है, किंतु वास्तविकताओं से साक्षात्कार प्रायः कठोर, कष्टकर एवं कठिन। मैं इन चरणों में किस प्रकार पीड़ा प्रदान करूं, जिन पर सर झुका झुका कर मैंने अनंत ऊर्जा पाई। इन हाथों को किस प्रकार क्षति पहुंचाऊं, जिनकी उंगली थामे थामे मेरा बाल बन तरुण हुआ है। और इस मुखमंडल को देखो केशव, आज भी इसमें प्रेम और वात्सल्य का सागर उमड़ रहा है। इस क्षण भी इस देखा आप लोगों ने अभी क्या हुआ यहाँ? ये रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सत्ताधारी यश पाना चाहता है, जिसके लिए वह जगह जगह जाकर आश्वासन देता है ताकि लोग उसकी जय जयकार कर सकें। इस बार मैं इनके जाल में फंस गया। वो आप साहब कह रहे थे कल्चर का नया डिपार्टमेंट खड़ा कर देंगे, हो सकता है मुझे उसका डायरेक्टर बना दें। क्या करूं समझ में नहीं आता। मुझे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? एक्शन। वो क्या बोलेगा? मेरे शरीर को ढकने के लिए कपड़ा क्या देगा? उसे तो बस जूता, डंडा और मेरा शरीर चाहिए। कहां क्या क्या दिखाऊं मैं? उसने मेरे पूरे शरीर को मूंछ की तरह खून कर रख डाला है। ये बात देखो, ये कलाई देखो, ये पीठ देखो, ये सब अभी की मार है। उसने अभी अभी मुझे जो कसाई की तरह मारा है। आज तुम सब लोग एक बात सुन लो। अगर आज तुम लोगों ने भारत माता के लिए अगर कदम नहीं बढ़ाया तो हमेशा के लिए अफसोस करोगे कि क्यों नहीं हमने अपने देश के लिए खून बहाया। एक बार अपनी आत्मा से पूछो कि इस धरती मां के लिए आपने क्या किया है? वंदे मातरम। सवालों, टकराहटों और पेचीदगियों को शब्दों से सुलझाने का काम और उसे एक स्वीकार सामाजिक बिंदु तक टटोलते हुए पहुंचने का प्रारब्ध ही हमारी कलम और ये कलम की धार ही है जो कभी मौन नहीं होती। जब फूटती है तो कागजों पर और मुखर हो जाती है, वाणी बनकर स्थिर चेतना में हलचल का उन्माद कर देती है। लेखन इसी उन्माद की तलाश करता है और इसी तलाश में हम जब यहाँ पहुंचे तो मकसद घूमने और फिरने का था। शांत वातावरण में अपने सवालों की खोज में बिंदु तलाश करने का था। लेकिन क्या मालूम, हमें जिसकी तलाश थी, यानी अपनी किताब को अमली जामा पहनाने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत थी, उसका लबोलबाब यही मौजूद। पहली मुलाकात, न कोई जान न पहचान, बस एक दूसरे को जानने की ख्वाहिश और हम बैठ गए। सवालों, टकराहटों और पेचीदगियों को शब्दों से सुलझाने का काम और उसे एक स्वीकार सामाजिक बिंदु तक टटोलते हुए पहुंचने का प्रारब्ध ही हमारी कलम और ये कलम की धार ही है जो कभी मौन नहीं होती। जब फूटती है तो कागजों पर और मुखर हो जाती है, वाणी बनकर स्थिर चेतना में हलचल का उन्माद कर देती है। लेखन इसी उन्माद की तलाश करता है और इसी तलाश में हम जब यहाँ पहुंचे तो मकसद घूमने और फिरने का था। शांत वातावरण में अपने सवालों की खोज में बिंदु तलाश करने का था। लेकिन क्या मालूम, हमें जिसकी तलाश थी, यानी अपनी किताब को अमली जामा पहनाने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत थी, उसका लबोलबाब यही मौजूद।
पहली मुलाकात, ना कोई जान ना पहचान, बस एक दूसरे को जानने की ख्वाहिश, और हम बैठ गए। एक्शन। जीवन एक अपनी ही गति में चला जा रहा है। कहां ठहराव, कहां उम्मीदें और कहां पड़ाव मिलेगा, मुझे किंचित मात्र का भी एहसास नहीं है। शायद ये मेरे अंतर्मन की भावना है कि मैं अपने जीवन के उन क्षणों को, उन पलों को जो मैं कभी जी नहीं पाया, जिनको मैंने कभी महसूस तक नहीं किया, वो कहां से आए। आज वर्तमान में जो मेरी स्थिति है इस समाज में और इस दुनिया में, कोई नहीं जानता और न जान सकता है कि मैंने जीवन के कितने उतार चढ़ाव, कितनी मुश्किलें और कितने ठोकरों के बाद अपने जीवन का महत्व और उसके दर्द को समझा है। एक्शन। अब वो क्या चाहेगा मुझसे? अगर मैं ना होती तो जन्म भर ये इसके पुट्ठे पे हल्दी कौन लगाता? मुझे मार मार के मूंछ की तरह खून भर डालना है। ये देखो मेरी बाहें, ये देखो मेरी कलाई और ये मेरी पीठ। क्या दिखाऊं, कहां कहां जाके बताऊं? पूरा शरीर उसने मार मार के लहूलुहान कर दिया है। ये सब चोटें अभी की, आज ही की ताजी है। वो क्या चाहता है? जूता, डंडा और मेरा शरीर। वो क्या देगा मुझे कपड़ा, वो भी तन ढकने के लिए? नहीं, वो तो बस मार मार के अपनी हवस पूरी करना चाहता है। ये जबान तो अब सांस के साथ ही बंद होगी। बस करिए, कोई उम्मीद न रखिए इससे। ये मुझे बचाना नहीं, मारने पे तुला हुआ है। जान लेना चाहता है ये मेरी। जब मर जाऊंगी ना, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे मात्र 15 साल की बच्ची के बारे में जो एक दिन दहाड़े उसका रेप हुआ है? अगर ये आपके घर की बहू बेटी के साथ होता तभी आपका यही जवाब होता। आपके ख्याल से क्या करना चाहिए इस चीज के लिए? अखबार में बहुत बड़ी सी फोटो निकलवा के उसके बारे में लिखनी चाहिए डिटेल, या उसके लिए कुछ काम करना चाहिए? क्या आप इसका आंसर हमें बता सकते हैं? एक्शन। मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है कि हर हिंदुस्तानी में देश को स्वतंत्र कराने का जज्बा है क्यों नहीं? आखिर हर हिंदुस्तानी का यह ख्वाब है कि नहीं? अरे हम युवाओं को क्यों बार बार इस बात के लिए कहें? हमें खुद सोचना चाहिए। किस लिए बैठे हैं हम हाथ पे हाथ रख के? वहां ब्रिटिश हुकूमत हम पे राज कर रही है और हमारे दिल में कोई जज्बा ही नहीं है, हमारे रगों में कोई खून दौड़ ही नहीं रहा है। लानत है ऐसे हिंदुस्तानी पे। चाचा, आप इन लोगों को समझाते क्यों नहीं? आखिर वतन की सरपरस्ती का कोई जिम्मेदारी हम लोगों पे है कि नहीं है? यूं ही मुफ्त की रोटी तोड़ तोड़कर निकम्मे बन गए हम लोग, निकम्मे। मुझे तो शर्म आती है। क्या तालीम हासिल की? अपने देश से इतना भी प्यार का जज्बा नहीं है तो लानत है ऐसी जिंदगी पे। मेरे बेटे, मैंने उसको रोकने की कोशिश की, बहुत मना किया, लेकिन वो माना नहीं। आखिर क्या करें, मेरी माँ को मार के निकल ही गया। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आज मारा है उसने, एक को मारा है, 10 को मारेंगे, तब उसको हमारी ताकत की कीमत जाने। एक्शन। अग्नि के साथ फेरे लेकर, अग्नि को साक्षी मानकर आपने वचन दिया था मुझसे कि आप हर कदम पे, हर मोड़ पे मेरा साथ निभाएंगे। लेकिन आज आपने इतना महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले लिया और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? क्यों चले गए? एक्शन। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने कहा,
खाली हाथ घर गए हैं? जब आपके बच्चे आपके खाली हाथों को देखते हैं, जो इस आस में थे कि आप कुछ लेकर के आएंगे, आपने महसूस नहीं किया साहब? कहना बहुत आसान है, मगर खाली हाथों से अपने बच्चे का सामना करना बहुत मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल है। हाँ किया, गलत किया, बुरा किया, लेकिन दूसरों के साथ और दूसरों के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी मेरी बीवी के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है। उनकी खुशियां, उनके सपने, ये पूरा करना मेरा फर्ज है। आप एक गुनाह की बात कर रहे हैं, मैं 1000 गुनाह कर सकता हूं। मुझे जो करना पड़ेगा उनकी खुशी के लिए मैं करूंगा, चाहे वो एक्शन। इसे देख रहे हैं आप? हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूं। इसे कुछ होना नहीं चाहिए। ये आखिरी निशानी है मेरे बेटे की। आजकल तो दंगे फसाद होते ही रहते हैं, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी जाति के नाम पर, तो कभी जायदाद के नाम पर। और ऐसे हादसे में मैंने अपना परिवार खो दिया। एक छोटा सा परिवार था मेरा, छोटे से सपने थे हमारे, पर उस दिन शायद उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने मेरे बीवी और बच्चों को बहुत मारा, पर कोई नहीं आया उन्हें बचाने, मगर अरे मैं तो बहरा हूं, सुन नहीं सकता। आप तो सुन सकते। फिर क्यों नहीं आए उन्हें बचाने? अगले दिन 2 रुपए की मोमबत्ती लेके इंडिया गेट के सामने चले गए। अरे अगर उस भीड़ में से 5 लोग भी आ गए होते तो शायद मेरे परिवार का यश ना होता। या अल्लाह तूने मुझे बहरा क्यों बनाया? नाम? सौरभ संतोष। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9336171007। एक्शन। अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी उनके पास क्या शिकायत लेकर गई मैं बताता। उस रात जब कैप्टन कपूर मेस से लौटा तो वो नशे में धुत था। ही वॉज डेड ड्रंक। और जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे मत छू, यू आर ड्रंक, यू आर स्टिंकिंग एंड डोंट टच मी। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। उसने अपनी पत्नी को जोरदार थप्पड़ मारा और चीखा, सीओ तेरा बाप लगता है, तेरा यार लगता है, तू शिकायत करेगी तू? और कैप्टन कपूर ने मेज पर रखी एक एस्ट्रे उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर जोर से दे मारी। चोट कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी, उनका कान फट गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन नशे में धुत कैप्टन कपूर को पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी को कितनी गहरी चोट लगी है। एक्शन। एमएलए साहब, आपकी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। सर, यस सर, बट सर